तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ मास्टर अभिनव में। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक हमारा चैप्टर नंबर 13 डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन का पार्ट नंबर 2। और पार्ट नंबर 2 में हम लोग फ्रेंड्स आज सॉल्व करेंगे कुछ वर्ड प्रॉब्लम जो कि ओलंपियाड के बेसिस के ऊपर है, मतलब एनसीईआरटी से हाई लेवल के क्वेश्चन है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन आज मैं आपको बताने वाला हूँ वो एनसीईआरटी से थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चन है। तो आप सोचोगे कि सर आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन कब कराओगे, तो इसके अगले वाले पार्ट यानी इसके अगले वाले वीडियो में मैं आपको एनसीईआरटी वाले सॉल्यूशन भी दे दूंगा। ठीक है, वो भी मैं आपको एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन है जो मुझे लगता है कि वो हार्ड हो सकते हैं आपके लिए, वो मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है, लेकिन इसके अगले पार्ट में, इस पार्ट में हम लोग जानेंगे कुछ ओलंपियाड के बेसिस पे जो क्वेश्चंस आते हैं, जो मतलब एडवांस लेवल के होते हैं क्वेश्चन, वो सारे हम लोग इस पार्ट में सॉल्व करेंगे, पार्ट नंबर 2 में। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आता है हमारा, इफ 15 बुक्स कोस्ट 35 रुपीज व्हाट डू 21 बुक्स कोस्ट। यानी 15 बुक का दाम है, क्या है 15 बुक। अगर इफ मतलब अगर, पहले क्वेश्चन को समझो अच्छे से। ठीक है, क्या बोलना चाहता है, इफ 15 बुक्स कोस्ट 35 रुपीज व्हाट डू 21 बुक कोस्ट। अगर 15 बुक का कोस्ट 35 रुपीज है, ठीक है, 15 बुक का कोस्ट 35 रुपीज है, ठीक है, तो 21 बुक का कोस्ट क्या होगा, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा है। अब आपको वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले आपको दिमाग लगाना है, आपको लॉजिक लगाना है कि कौन से ये प्रोपोर्शन में होगा। ठीक है, कौन से प्रोपोर्शन में होगा। देखो एक और बार क्वेश्चन पढ़ो, अगर नहीं समझ में आया तो एक और बार पढ़ो। देखो क्या लिखा हुआ, इफ 15 बुक कोस्ट 35 रुपीज, 15 बुक्स का कोस्ट कितना है 35 रुपीज। आपसे पूछा क्या गया कि व्हाट डू 21 बुक्स कोस्ट, तो 21 बुक्स का 21 बुक्स का कोस्ट क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, कि 21 बुक का कोस्ट क्या होगा अगर 15 बुक का कोस्ट 35 है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले आपको एक चीज़ की जानकारी होनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्या है वो चीज़, तो देखिए जैसे आपका लिखा हुआ है A:B प्रपोर्शन C:D, ये मैंने आपको बताया था पिछले ही लेक्चर में कि अगर आपकी क्वांटिटी इस फॉर्म में है, ठीक है, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या करते हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में ये जो A है आपका A, इसको D से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और ये जो B है आपका उसको C से मल्टीप्लाई कर देते हैं। प्रोडक्ट ऑफ मीन, जो प्रोडक्ट ऑफ मीन होता है वो बराबर होता है किसके, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम के। ये है आपका मीन्स, ये जो BC है वो है आपका मीन्स, और ये जो AD है वो है आपका एक्सट्रीम। यानी जब आप इनका प्रोडक्ट करोगे, ठीक है, यानी मल्टीप्लाई करोगे, तो वो दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, वो दोनों की वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी। यानी A:D जो है वो आपका किसके इक्वल होगा, B:C के। और ये कब होता है, ये होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन में। कब होता है ये, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में। तो सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन देख के पहचानना है कि वो किस प्रोपोर्शन में है, वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है कि वो इनवर्स प्रोपोर्शन में है। अगर आप पहचान गए तो सीधा सीधा ये फॉर्मूला लगा देना, आपका आंसर जो है आ जाएगा। ये A क्या है, ये B क्या है, ये C क्या है, ये D क्या है, तो ये सब क्वांटिटी है। जैसे यहाँ पर 15 बुक है ना, तो हम लोग 15 बुक को क्या लिख सकते हैं, A लिख सकते हैं, हम लोग A लिख देंगे। 35 है, 35 क्या है, कोस्ट है, तो B को हम लोग 35 लिख देंगे। ठीक है, 21 बुक है तो 21 को हम लोग C लिख देंगे। और ये जो आपको जिसकी वैल्यू नहीं पता उसको आप D लिख सकते हो, आप जो चाहे वो लिख सकते हो। ठीक है, तो ये तो है डायरेक्ट प्रोपोर्शन के ऊपर। ठीक है, कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा तो आप उसे कैसे सॉल्व कर सकते हो, आप ये फॉर्मूला लगा के उसे सॉल्व कर सकते हो। लेकिन इनवर्स प्रोपोर्शन के लिए भी एक फॉर्मूला होता है। इनवर्स प्रोपोर्शन के लिए क्या होता है, इनवर्स प्रोपोर्शन होगा तो बस आपको क्या करना है, A:B है, ठीक है, प्रोपोर्शन C:D है। ठीक है, इतना पता है आपको। हम क्या करते थे डायरेक्ट प्रोपोर्शन में, जो ये बाहर वाले हैं यानी A और D, इनको आपस में मल्टीप्लाई करते थे, और ये अंदर वाले जो हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करते थे। ठीक है, लेकिन आपको इनवर्स प्रोपोर्शन में उल्टा करना है। आपको क्या करना है, ये A और D को नहीं मल्टीप्लाई करना, आपको इस A को B से मल्टीप्लाई कर देना है, और इस C को D से मल्टीप्लाई कर देना है, बस और कुछ नहीं करना।
बहुत ही साधारण सा है, बहुत ही सिंपल सा है, करना कुछ नहीं है। ए को बी से मल्टीप्लाई कर दो, सी को डी से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। जब ए से बी को मल्टीप्लाई करोगे वो आपका इक्वल होगा जब आप सी से डी को मल्टीप्लाई करोगे। दोनों की जो वैल्यू होगी ना वो सब इक्वल होगी, ठीक है। जो दोनों की वैल्यू होगी वो इक्वल ही आएगी, ये फिक्स है, ठीक है। तो ये हम कब करेंगे फ्रेंड्स, ये जब इनवर्स प्रोपोर्शन होगा तब। तो ये कौन सा प्रोपोर्शन हो जाएगा फ्रेंड्स, इनवर्स प्रोपोर्शन। कौन सा प्रोपोर्शन, इनवर्स प्रोपोर्शन। हम लोग ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे, जब इनवर्स प्रोपोर्शन होगा तब, ठीक है। जो क्वेश्चन इनवर्स प्रोपोर्शन के ऊपर बेसिस होगा वो वाले क्वेश्चन को हम लोग इस तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। उनकी दोनों क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे यहाँ पर ए क्या है हमारा 15 बुक्स है, तो ए को 35 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो इक्वल होगा 21 इंटू डी के, ठीक है। ये फॉर्मूला है सिर्फ और सिर्फ इनवर्स प्रोपोर्शन के लिए, ये होगा डायरेक्ट प्रोपोर्शन के लिए। लेकिन ये हम कब यूज करेंगे, जब तक हमें क्वेश्चन समझ में ना आए तब तक, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो 15 बुक का कॉस्ट है 35 रुपीज, ये हमें दिया हुआ है। 21 बुक का कॉस्ट आपको निकालना है, तो लॉजिक लगाओ, ठीक है, सिंपल लॉजिक लगाओ। देखो 15 बुक का कॉस्ट अगर 35 रुपीज है, ठीक है, आप 15 बुक लेने गए दुकान के पास, उसने आपको 35 रुपीज में 15 बुक दे दी है। लेकिन अगर आप बोलोगे मुझे 21 बुक्स खरीदनी है, ठीक है, तो वो प्राइस कम होगा या ज़्यादा होगा, बताओ, कॉस्ट कम होगा या ज़्यादा होगा, आप खुद बताओ सोच के, ठीक है। लॉजिक लगाना, कुछ नहीं करना है, बस सोचना है इसमें। 15 बुक की कॉस्ट जो है वो 35 रुपीज़ है, तो 21 बुक की कॉस्ट कितनी होगी, सिंपल सा है, ठीक है। तो 15 बुक की कॉस्ट अगर 35 होगी तो 21 बुक की कॉस्ट ज़्यादा ही होगी, ठीक है। 35 तो होगी नहीं, ज़्यादा होगी। तो ऐसे प्रोपोर्शन में हम क्या करते हैं, ये कौन सा प्रोपोर्शन हो गया, आप लॉजिक लगाओ, कौन सा प्रोपोर्शन हो गया, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, जिसमें अगर एक क्वांटिटी हम बढ़ाते हैं तो दूसरी क्वांटिटी भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ये कौन सा प्रोपोर्शन होता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ये हमने पढ़ रखा है पिछले पार्ट में, ठीक है। तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में, इस क्वेश्चन में हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला कि ये वाला, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का तो ये फॉर्मूला है, तो हम लोग ये वाला यूज करेंगे और आंसर निकालेंगे, ठीक है। अगर इनवर्स प्रोपोर्शन का होता तो ये वाला फॉर्मूला यूज करते, ये ए इंटू बी इज इक्वल टू सी इंटू डी, ठीक है। तो इसमें बस आप इन दोनों को नोट कर लीजिए कि कौन सा फॉर्मूला किस में यूज करना है, ठीक है। तो इसमें हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला, ए इंटू डी इज इक्वल टू बी इंटू सी। तो यहाँ पर ए हमारा क्या है, समझ लो ये जो 15 बुक्स है ये आपका ए है, ये 35 रुपीज़ ये आपका बी है, ये 21 बुक्स जो हैं वो आपका सी है, ठीक है। और जो आने वाला जो आंसर होगा, ठीक है, वो आपका डी है, ठीक है। इसको आप डी मान लो, क्या मान लो, डी मान लो। ये जो क्वेश्चन मार्क है उसको आप डी मान लो, ठीक है, सिंपल है। अब आपको क्या करना है, ए इंटू डी करना है। ए इंटू डी यानी 15 बुक को डी से मल्टीप्लाई करना है, डी यानी ये क्वेश्चन मार्क, ठीक है। यानी ए को 15 को आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, डी से मल्टीप्लाई करना है। डी से करो या आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। आप समझ लो लेट, आप ऐसे लिख सकते हो लेट, ये अलग पार्ट है, ठीक है, ये वाला जो है वो अलग पार्ट है, ये वाला सॉल्यूशन का असली सॉल्यूशन ये है आपका, ठीक है। लेट, लेट आपको करना है, लेट यानी मानना, ठीक है, एज्यूम करना। लेट 21 बुक कोस्ट बी एक्स, 21 बुक्स कोस्ट बी एक्स, ठीक है। यानी 21 बुक का दाम होगा एक्स, ऐसा आपको मान लेना। आपको पता नहीं है ना तो एक्स मान लो, ठीक है। जब आपको पता नहीं तो आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हो, ये हमने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में पढ़ाई है, ठीक है। आप एक्स ले लो, आप वाई ले लो, आप ए ले लो, बी ले लो, सी ले लो, जो चाहे वो ले लो, ठीक है। तो हमने ले लिया एक्स, समझ लो, ठीक है। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, हमने देखा था इसमें फॉर्मूला में कि ए इंटू डी होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन मार्क है हमारा डी, और इसी क्वेश्चन मार्क को हमने क्या लिखा है, एक्स लिखा है, ठीक है। ये 21 बुक का कॉस्ट क्या है, एक्स है। हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ना कि 21 बुक का कॉस्ट क्या है, एक्स है, ऐसा लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक्स लिख लेते हैं, ठीक है। 21 बुक्स का कॉस्ट क्या है, एक्स है। तो आप क्या करना है, आपको ए इंटू डी करना है। ए की वैल्यू पता है, बिल्कुल पता है, कितनी है, 15 है। तो क्या लिखोगे, 15 इंटू डी की वैल्यू पता है, बिल्कुल पता है सर, डी की वैल्यू क्या है, एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू बी की वैल्यू पता है, बी की वैल्यू क्या होगी सर, बी की वैल्यू 35 है, तो 35 लिख देना, इनटू आपका सी क्या है, 21 है, 21 बुक्स, तो 21 लिख देना, ठीक है। अब देखो, अब आपको क्या करना है, आपको चाहिए इस x की वैल्यू, ठीक है, आपको इस x की वैल्यू चाहिए ना। तो
वेरिएबल वाला जो टर्म है वो आप एक साइड रखिए और बाकी के जितने भी कांस्टेंट है आप उसे अलग साइड रखिए। तो ये जो 15 है वो आपका इधर चला जाएगा इज इक्वल टू के राइट हैंड साइड पे। तो क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई का था, अब ये डिवाइड का हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहां लिख देते हैं x इज इक्वल टू 35 इंटू 21 डिवाइडेड बाई 15। सिंपल। ठीक है, और कुछ करना है क्या? नहीं, बस इतना ही। ठीक है, अब आपको बस डिवाइड कर देना, डिवाइड करना आता ही होगा। ठीक है, क्या करना है, अब देखो 15 जो है वो किसके टेबल में आता है? एक तो 5 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, ठीक है, 15 के भी टेबल में आता है, 1 के भी टेबल में आता है। तो आप देखो ऐसा नंबर जो ऊपर भी सेम नंबर से डिवाइड हो, मतलब 15 जो है वो 5 से डिवाइड होता है। अब इन दोनों में से देखो कौन 5 में से डिवाइड होता है, तो 35 भी 5 से डिवाइड होता है, तो इसको काट दो, कैंसिल कर दो। 5 7 जा 35 और 5 3 जा 15। ठीक है, अब देखो क्या ऊपर और नीचे अभी भी कट रहे हैं क्या? जो आपका 7 है वो 3 से डिवाइड हो नहीं सकता, बचा क्या 21। तो 21 क्या 7 से 3 से डिवाइड हो सकता है क्या? 21 आपका 3 से डिवाइड हो सकता है? आप ये देखो, बिल्कुल हो सकता है। 3 1 जा 3, 3 7 जा 21। तो ऊपर क्या बचा 7 इंटू 7, 7 इंटू 7, नीचे क्या बचा 1, 7 इंटू 7 यानी क्या होता है 49 होता है। तो x की वैल्यू यहां से आप लिख सकते हो सिंपल 49। आपको निकालना क्या था सर कि व्हाट डू 21 बुक्स कोस्ट, कि 21 बुक का कोस्ट क्या होगा? तो आंसर क्या आया 49। ठीक है, आप ऐसे लिख लीजिए 49 रुपीज। ओके, x इज इक्वल टू 49 रुपीज। समझ में आया? ये आपका आंसर हो जाएगा। बहुत साधारण सा आंसर, बहुत सिंपल सा आंसर, आपको कुछ नहीं करना था इसमें। ठीक है, इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, मेरे पास अभी बहुत सारे क्वेश्चन पड़े, मैं आपको करवाऊंगा, आपकी प्रैक्टिस करवाऊंगा। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन ना बने, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन अगर ये वाला क्वेश्चन आपसे नहीं बना तो कोई बात नहीं, आप अगला वाला क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन नहीं बना इसका मतलब ये नहीं कि आप छोड़ देना, अगला वाला ट्राई करना। ठीक है, उसके बाद ये वाला वापस से इसको बनाने की कोशिश करना, हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन समझते हैं कि दूसरा क्वेश्चन क्या है। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, मुझे पता है। ठीक है, हमने किया कुछ नहीं है। देखो हमने क्या किया, 15 बुक का कोस्ट है 35 रुपीज, तो 21 बुक का कोस्ट क्या होगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है कि 21 बुक का कोस्ट क्या होगा। 15 बुक का कोस्ट है 35 रुपीज, 21 बुक का कोस्ट क्या होगा? 15 बुक का कोस्ट है 35 रुपीज, 21 बुक का कोस्ट क्या होगा? मान लो कि 21 बुक का कोस्ट क्या होगा, लेट 21 बुक कोस्ट भी x। ठीक है, बस आपको एक लाइन इंग्लिश में लिख लेना है, फिर आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। देखो लेट 21 बुक कोस्ट भी x, आपको पता नहीं है आप x मान सकते हो। ठीक है, हमने क्या किया, x मान लिया। अब देखो, अब हमको पता है कि अगर इनवर्स डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, a इंटू डी इज इक्वल टू बी इंटू सी। वैसे तो ये फॉर्मूला बुक में नहीं है, कहीं पे भी नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि आप जल्दी से आंसर निकाल सकते हो इसकी मदद से। ठीक है, नहीं तो आप दूसरा तरीका देखो। दूसरा तरीका क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, इस x को आप क्या करो, ये सिर्फ डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होगा। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ ये सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट प्रोपोर्शन को ही फॉलो करता है, बाकी इनवर्स प्रोपोर्शन में आप ये नहीं कर सकते। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में आप दूसरे तरीके से कैसे निकाल सकते हो, इस x को लो 15 से मल्टीप्लाई कर दो और ये 21 को उठाओ और 35 में मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले x को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15x आ जाएगा इज इक्वल टू 35 इंटू 21। ये 21 लो और इसको 35 से मल्टीप्लाई कर दो, बस हमने वही किया। 21 को लिया और 35 में मल्टीप्लाई कर दिया, x को लिया और 15 में मल्टीप्लाई कर दिया, बीच में इज इक्वल टू की साइन डाल दी, बस। ठीक है, अब आपको सॉल्व करना तो आता ही होगा, x की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हो। ये 15 लो, ये मल्टीप्लाई में था, इधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, हमने वही सेम चीज़ किया, डिवाइड। ठीक है, 35 इंटू 21 डिवाइड बाई 15 हमने डिवाइड किया तो यहाँ पर 3 आया, फिर 3 1 बार में चला गया, क्या बचा, नीचे 1 बचा, ऊपर क्या बचा 7 इंटू 7, 7 इंटू 7 की वैल्यू आ गई 49। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आया 49 रुपीज़। ठीक है, ये था पहला क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और इनवर्स प्रोपोर्शन के ऊपर बेस भी क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग दोनों तरह के क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन वाले भी, इनवर्स प्रोपोर्शन वाले भी। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज हम लोग दोनों टाइप के क्वेश्चन समझने वाले हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन वाले भी, इनवर्स प्रोपोर्शन वाले भी। तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, इफ 15 men कैन रिप अ फील्ड इन 28 days, ठीक है, इन हाउ मेनी डेज विल 5 men रिप इट।
आपको क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए क्या है, इफ 15 मैन कैन रिप, रिप मतलब क्या होता है, रिप मतलब होता है काटना, क्या होता है, काटना, ठीक है। मतलब कि 15 मैन एक फील्ड को काटते हैं 28 दिन में, 28 डेज में, ठीक है, 28 डेज में काटते हैं। तो आपसे पूछा गया कि इन हाउ मेनी डेज विल 5 मैन रिप इट। मतलब कि अगर 15 लोग मिलके एक फील्ड को काटते हैं, फील्ड काटना मतलब उसकी घासों को काटना, फील्ड काटते हैं, घासों को काटना या फिर फसलों को काटना, ठीक है, वो फील्ड काटते कितने दिनों में, 28 दिनों में, 28 डेज में। 15 मैन जो हैं वो मिलकर काम करते हैं और एक फील्ड को काटते हैं 28 डेज में। आपसे पूछा क्या गया है कि कितने दिन लगेंगे अगर 5 मैन होंगे, तो अगर 5 मैन काटने जाएं तो कितने दिन लगेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। आपको क्या पूछा गया कि 15 लोग हैं, वो फील्ड को काटते हैं और लगाते हैं 28 डेज, ठीक है। इतने ज़्यादा लोग मिलके काम कर रहे हैं फिर भी 28 दिन लग रहे हैं। सोचो, तो अगर 5 मैन होगा यानी नंबर ऑफ मैन डिक्रीज कर देंगे तो जो नंबर ऑफ डेज है तो कितने दिन लगेंगे, ज़्यादा दिन लगेंगे, ठीक है। अगर 15 लोग मिलके एक बिल्डिंग तैयार कर रहे हैं, समझ लो एक बिल्डिंग तैयार कर रहे हैं 28 दिन में, ठीक है, तो 5 लोग मिलेंगे तो क्या नंबर ऑफ डेज ज़्यादा होंगे कि कम होंगे, आप मुझे बताओ, ठीक है। ये सिंपल सा लॉजिक लगाना है, ठीक है। अगर 15 लोग मिलके एक बिल्डिंग को तैयार करते हैं 28 दिनों में, ठीक है, तो मुझे आप बताओ कि कितने दिन लगेंगे अगर 5 लोग काम करेंगे। तो 5 लोग काम करेंगे तो ज़्यादा दिन लगेंगे, ठीक है। मतलब ये कौन सा प्रोपोर्शन हुआ, इन्वर्स प्रोपोर्शन, ठीक है। तो इन्वर्स प्रोपोर्शन में आपको मैंने फॉर्मूला बताया है, आप उस तरीके से भी कर सकते हो या तो दूसरा तरीका भी है, मैं आपको दोनों तरीके से करवाऊंगा, ठीक है। तो पहला मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको दिया गया कि 15 मैन एक फील्ड को रीप करते 28 डेज में, कितने दिनों में, हाउ मेनी डेज। तो आप क्या करना है, लेट कर लेना, लेट यानी मान लेना, लेट दी नंबर ऑफ डेज, नंबर को मैं NO डॉट से डिनोट कर रहा हूं, ठीक है। इसका मतलब नो नहीं, इसका मतलब नंबर, ठीक है, NO डॉट, ठीक है। तो लेट दी नंबर ऑफ डेज बी X, ठीक है। तो हमने क्या माना, X मान लिया, नंबर ऑफ डेज को हमने X मान लिया, सिंपल, ठीक है। अब देखो, अब क्या होगा, आपको ऐसे लिखना है, ध्यान देना, नंबर ऑफ मेन और नंबर ऑफ डेज, कितने दिन लग रहे हैं, कितने लोग हैं, ठीक है। नंबर ऑफ मेन जब 15 थे तो हमें कितने दिन लग रहे थे, 28 डेज, आपको लिखा हुआ साफ साफ 28 डेज लग रहे हैं, ठीक है। अब देखो, नंबर ऑफ मेन अगर 5 होंगे तो आप बताओ कि कितने डेज लगेंगे, कितने दिन लगेंगे, ठीक है। तो हमने क्या माना, X माना, नंबर ऑफ डेज, लेट द नंबर ऑफ डेज विल बी X, हमने X माना, तो हम इधर सिंपल सा X लिख देंगे। अब देखो आपको क्या करना है, ये 15 × 28 है, इसको आपस में क्या कर दो, मल्टीप्लाई, ये जो 5 × X है इसको क्या कर दो, आपस में मल्टीप्लाई, ठीक है। बस यही करना है और बीच में लगा दो इज इक्वल टू की साइन, ठीक है। इनवर्स प्रोपोर्शन हो तो, अगर ये इनवर्स प्रोपोर्शन नहीं होता, अगर ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता तो मैंने आपको बताया था क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। आप क्या करते, अगर ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता तो ये x को 15 से मल्टीप्लाई कर देते, ये 28 को 5 से मल्टीप्लाई कर देते, लेकिन ऐसा हमें नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, ये ट्रिक सिर्फ और सिर्फ फॉलो होती है डायरेक्ट प्रोपोर्शन में, इनवर्स प्रोपोर्शन में ऐसा कुछ नहीं होता। इनवर्स प्रोपोर्शन में ये वाली ट्रिक फॉलो होती है, कौन सी, आपको जो नंबर ऑफ मेन है उसको नंबर ऑफ डेज से मल्टीप्लाई कर देना है, बस, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। यहाँ हमने क्या किया, 15 मैन को 28 डेज से मल्टीप्लाई किया, क्यों, क्योंकि 15 मैन जो हैं उनको 28 दिन लग रहे काम को पूरा करने में, तो 5 मैन को कितने दिन लगेंगे, X दिन लगेंगे, तो X से मल्टीप्लाई कर दिया, सिंपल, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, 15 × 28 ऐसे लिखेंगे, 15 × 28 इज इक्वल टू, बीच में इज इक्वल टू लगाना है, इज इक्वल टू 5 × X, ठीक है, 5 × X। अब देखो,
आपको चाहिए x की वैल्यू। मैंने आपको कितनी बार बताया कि जब नंबर मल्टीप्लाई में हो आपको चाहिए x या y की वैल्यू, जिसकी भी चाहिए, वेरिएबल की वैल्यू चाहिए तो कांस्टेंट वाले को इधर भेज दो, ठीक है, उसके अपोजिट साइड भेज दो, जिधर वो है उसके अपोजिट भेज दो। तो ये 5 को हम क्या करेंगे, उठा के इधर पटक देंगे, तो ये मल्टीप्लाई में था, अब ये डिवाइड में हो जाएगा। तो देखो 15 इंटू 28 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू, इधर क्या बच गया, सिर्फ और सिर्फ x बच गया, क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी थी ना, ठीक है, तो हम इधर x छोड़ देंगे। अब देखो मुझे बताओ कि 5 के टेबल में 5 आता है, बिल्कुल आता है। 5 के टेबल में 15 आता है, बिल्कुल आता है। कितनी बार में, 3 बार में। हो गया। अब आपकी x की वैल्यू क्या आई, x इज इक्वल टू 3 इंटू 28, नीचे क्या बचा, 1 बचा, तो 1 आप नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, x की वैल्यू हमारी कितनी आई, 3 इंटू 28। जब आप 3 को 28 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 84, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आई, 84, और x क्या था हमारा, नंबर ऑफ डेज था, तो x की वैल्यू आ गई 84 डेज। यानी कि आपका सॉल्यूशन ये है आपका आंसर, ठीक है। ये हमने दूसरे तरीके से सॉल्व किया था, ये हमने दूसरे तरीके से सॉल्व किया। अब एक और तरीका है जो मैंने आपको बताया था शुरुआत में ही कि इनवर्स प्रोपोर्शन होगा तो आपको क्या करना है, a इंटू बी करना है इज इक्वल टू सी इंटू डी करना है। ये इनवर्स प्रोपोर्शन में करना है, ठीक है। तो a इंटू बी, ए क्या है हमारा 15, तो हम 15 लिख देंगे, इंटू बी क्या है हमारा, बी है हमारा 28, तो 28 लिख देंगे, इज इक्वल टू सी हमारा क्या है 5 है, तो 5 लिख देंगे, और डी हमारा क्या है x है, तो x लिख देंगे। अब देखो, अब सेम ऐसा ही है, देखो 15 इंटू 28, 15 इंटू 28 इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स, 5 इंटू एक्स। सेम इक्वेशन आ रही है कि नहीं, बोलो, सेम इक्वेशन आ रही है कि नहीं। आप ऐसे सॉल्व करो, चाहे आप ऐसे सॉल्व करो, आपका आंसर जो आएगा वो सेम ही आएगा। बस मैं आपको यही बताना चाहता हूं, आप ऐसे सॉल्व करो, चाहे आप ऐसे सॉल्व करो, आंसर आपका सेम आएगा। लेकिन ये मैंने आपको ट्रिक बताई है कि अगर आपको जल्दी आंसर निकालना है तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो, ठीक है। लेकिन एग्जाम में करने जाओ तो ये तरीका बेस्ट है, ठीक है। आपको ऐसे ही करना, लेकिन ऐसे मत लिख देना, ठीक है। ये सर्कल मत बना देना, ये मल्टीप्लाई वाली साइन नहीं बनाना, ठीक है। सीधे आपको क्या करना है, देखो ये सब नहीं करना है, सीधे आपको क्या करना है, आपको बस ये लिखना है, ठीक है। इसको अलग बॉक्स में बंद कर देना है, ठीक है। एग्जाम में आपको ऐसे करना, बस बॉक्स में बंद कर देना, ठीक है। नंबर ऑफ मैन को अलग बॉक्स में, नंबर ऑफ डेज को अलग बॉक्स में, और आपको उसके आगे ऐसे करना है, ठीक है। सिंपल, 15 को 28 से मल्टीप्लाई कर दो और 5 को x से मल्टीप्लाई कर दो, नंबर ऑफ मैन को नंबर ऑफ डेज से मल्टीप्लाई कर दो। सिंपल है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ से आपकी x की वैल्यू क्या आई, 84 डेज। 84 आपकी x की वैल्यू आई, 84 डेज में वो जो 5 मैन है वो रिप करेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसके आगे एक स्टेटमेंट लिखना है, देयरफॉर 5 men will reap the field in 84 days, ठीक है। ये आपको स्टेटमेंट लिखना है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या कहता है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, अ कार ट्रेवल्स 270 किलोमीटर इन 4:1/2 hours, ओके, देन फाइंड डिस्टेंस कवर्ड इन 6 hours। अब देखिए आप कंफ्यूज हो जाओगे कि सर ये 4:1/2 hours लिखा हुआ है, 4:1/2 hours मतलब क्या, 4:1/2 ये किस फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा काम क्या होगा कि इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 4:1/2 hours है तो इसको हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे चेंज कर सकते हैं। तो अगर आपको इम्प्रॉपर में चेंज करना है तो आप क्या करो, ये जो 4 दिख रहा है, ये 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 इंटू 2, और फिर उसमें क्या प्लस कर दो 1, 4 इंटू 2 प्लस 1, ठीक है। यानी ये जो बीच वाला है उसको नीचे वाले से मल्टीप्लाई करना है, फिर उसमें 1 ऊपर वाला जो है प्लस कर देना है, ठीक है। और नीचे आपको क्या लिखना है, जो डिनोमिनेटर है आपका 2, यानी हमने 2 लिख दिया, ठीक है। अब देखो 4 इंटू 2, 4 2 जो क्या होता है 8 होता है, 8 प्लस 1 9, ऊपर आ गया 9 नीचे 2, तो हमने इसको क्या कर दिया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर दिया।
4 1/2 आवर्स था, 4 1/2 आवर्स को हमने किस में चेंज कर दिया, 9/2 आवर्स में, ठीक है। तो यानी कि 9/2 आवर में एक कार है जो इतना ट्रेवल करती है 270 किलोमीटर, ठीक है। और हमसे पूछा गया है कि 6 आवर्स में वो कितना ट्रेवल करेगी। तो हम क्या करेंगे, लेट कार ट्रेवल द डिस्टेंस इन 6 आवर्स बी एक्स। यानी कि जो कार है वो 6 घंटे में x किलोमीटर ट्रेवल कर लेगी, ठीक है, x किलोमीटर ट्रेवल कर लेगी। ये हमने क्या किया, लेट किया कि जो कार है वो x किलोमीटर ट्रेवल कर लेगी 6 घंटों में, ठीक है। तो देखो ये 270 किलोमीटर है, ये 270 किलोमीटर 9/2 आवर में वो कंप्लीट कर रही है। तो आप मुझे बताओ कि 6 घंटे में कितना कंप्लीट करेगी। यानी जैसे जैसे हम टाइम बढ़ाएंगे तो क्या होगा, हमारी डिस्टेंस भी बढ़ेगी, ठीक है। अब देखो जैसे 1 मिनट पहले हम लोग यहाँ पे हैं, यहाँ पे खड़े हैं, स्टार्टिंग पॉइंट हमारी यहाँ है, ठीक है। हम गए, 1 मिनट बाद हम लोग यहाँ पहुंचे, ठीक है। उसके बाद ये है ए पॉइंट, ये है बी पॉइंट। 1 मिनट में, 1 मिनट में हम लोग यहां से यहां पहुंचे, ठीक है। अब 1 मिनट बाद और देखोगे तो आप यहां पे पहुंचोगे, कुछ पॉइंट सी पे पहुंचोगे 1 मिनट बाद, है ना। तो मतलब जैसे जैसे हम लोग टाइम बढ़ाते जाएंगे, 1 मिनट के बाद 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे क्या होता जाएगा, वैसे वैसे आपका डिस्टेंस भी बढ़ता जाएगा। तो सेम चीज, मतलब आप समझ रहे हो ना, ये कौन सा फिर प्रोपोर्शन होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शन। तो देखिए कार ने कितना ट्रेवल किया, कार ट्रेवल्स, वो हम इधर लिखेंगे, कार ट्रेवल कितना ट्रेवल की, 270, सॉरी कितना ट्रेवल की, 270 किलोमीटर, ठीक है। और टाइम टेकन, कितना टाइम लगा, टाइम टेकन वो हम इधर लिखेंगे, टाइम टेकन कितना टाइम लगा, 4 1/2 आवर, मतलब कि 9/2 आवर्स लग गए, ठीक है। इनको हम बॉक्स में बंद कर देंगे, ठीक है, इनको हम लोग बॉक्स में बंद कर देंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है। अब हमसे पूछा क्या गया है कि बताओ 6 आवर्स में कितना ट्रेवल करेगी कार। तो वो हमें पता नहीं है, तो हमने लेट किया था, क्या लेट किया था, अभी अभी लेट किया था x। तो हम क्या लिखेंगे, x, यानी 6 आवर में जो कार होगी वो x किलोमीटर ट्रेवल करेगी, ठीक है। 6 आवर में वो कार कितना ट्रेवल करेगी, x किलोमीटर ट्रेवल करेगी। अब देखो हमें पता है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, क्योंकि हमने क्वेश्चन देखते ही समझ गए कि कौन से प्रोपोर्शन का है। अब जब समझ गए तो डायरेक्टली प्रोपोर्शन में पता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 6 को हम लोग उठाएंगे और इधर 270 में मल्टीप्लाई कर देंगे। सेम 9/2 आवर्स को उठाएंगे और x में मल्टीप्लाई कर देंगे और बीच में क्या करेंगे, इज इक्वल टू की साइन लगा देंगे, ठीक है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है वो हमारा कौन सा प्रोपोर्शन का है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन। और मैंने आपको बताया था कि डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो तो आपको कैसे करना है, आपको जो वैल्यू दी गई है उन्हें रखना है और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल देना है, ठीक है। तो सेम चीज हम करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये 6 को 270 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 270 इंटू 6 और बीच में इज इक्वल टू की साइन, और इस 9/2 को x के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमने वही किया, x को 9/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो, अब आपको पता है आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, x की। अब ये 9/2 क्या है, कांस्टेंट टर्म है, तो इस कांस्टेंट टर्म को कांस्टेंट टर्म के साथ भेज दो और x को क्या कर दो, अलग कर दो। क्यों अलग कर दो, क्योंकि आपको x की वैल्यू निकालनी है इसलिए, ठीक है। तो हम x को अलग रखेंगे और कांस्टेंट को एक साथ। तो 270 इंटू 6 है तो 270 इंटू 6 लिख दिया। अब ये 2 है, ये 2 डिनोमिनेटर में है, तो ये जब इज इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई। यानी जब फ्रैक्शन में है, कोई भी नंबर है, मतलब जो फ्रैक्शन में है, जैसे 2/3 लिखा हुआ है, ठीक है। अब जब वो इज इक्वल टू के अपोजिट साइड जाएगा तो वो 2/3 नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है। अगर 4/5 है, 4/5 जब इज इक्वल टू के अपोजिट साइड जाएगा, ठीक है,
4/5 है, अगर वो इज इक्वल टू के अपोजिट साइड जाएगा तो वो 5/4 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? वैसे ही हमने यहाँ किया, ये 9/2 है, वो इज इक्वल टू के अपोजिट साइड जा रहा है, मतलब समझ लो ये राइट हैंड साइड में है ना, तो ये लेफ्ट हैंड साइड जा रहा है, अपोजिट साइड जा रहा है, तो क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी उल्टा हो जाएगा। 9/2 है तो ये क्या हो जाएगा, 2/9 हो जाएगा। समझ में आया? बस इतना ही करना था। अब देखो 9 1 जा 9, 9 30 जा 270, ठीक है, यानी ये 30 बार में कैंसिल हो गया। अब क्या बचा, इज इक्वल टू एक्स, ये x की वैल्यू है। अब देखो x की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, x इज इक्वल टू 30 इंटू 6, 30 इंटू 6 क्या होता है, 180 होता है, और 180 इंटू 2 यानी 180 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है, 360। तो x की वैल्यू कितनी आई, 360 किलोमीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, 360 किलोमीटर। यानी हमें x की वैल्यू निकालनी थी। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि 270 किलोमीटर वो कवर करती है कार 1/2 आवर्स में, तो आप मुझे बताओ कि 6 आवर में कितना कवर करेगी, तो 6 आवर में वो 360 किलोमीटर कवर करेगी। समझ में आया? अब लास्ट में आपको क्या लिखना है, स्टेटमेंट लिखना है ऐसे, देयरफॉर द कार will cover 360 किलोमीटर इन 6 आवर्स। ठीक है, ये स्टेटमेंट आपको लिख देना है तो आपके पूरे में से पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, आपको समझ में आया ना हमने किया क्या? देखो, हमने सबसे पहले हमें निकालना था कि 6 आवर में वो कितना ट्रेवल करेगी, तो हमें पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, जब हमें किसी चीज़ की वैल्यू ना पता हो तो चुपचाप उसे एक्सलेट कर लेना। क्या करना, लेट कार ट्रेवल द डिस्टेंस इन 6 आवर्स बी एक्स। समझ में आया? ठीक है, वही चीज़ हमने की। अब देखो, कार ट्रेवल करती है 270 किलोमीटर और कितना टाइम लगाती है, 9/2 आवर। ये 1/2 था, तो इसको हमने चेंज किया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो क्या आया, 9/2 आया। तो जो कार है वो ट्रेवल करती है 270 किलोमीटर इन 9/2 आवर्स, यानी 9/2 आवर में वो इतना ट्रेवल करती है। आप मुझे बताओ कि 6 आवर में कितना ट्रेवल करेगी, तो हमने क्या माना, x। ठीक है, और हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि डायरेक्ट प्रोपोर्शन का ये रूल होता है, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना ही है। हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और हमारी x की वैल्यू कितनी आई, 360 किलोमीटर। फिर हमने एक स्टेटमेंट लिख दिया, द कार विल कवर 360 किलोमीटर इन 6 आवर। बहुत ही ईजी, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, इसका सिंपल सा सॉल्यूशन भी था। ठीक है, अब ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन नंबर 3। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या कहता है कि रीमा टाइप्स 540 वर्ड्स इन हाफ एन आवर। ओके, यानी आधे घंटे में रीमा जो है वो 540 वर्ड लिखती है। ठीक है, रीमा टाइप्स 540 वर्ड्स इन हाफ एन आवर, आधे घंटे में वो 540 वर्ड्स लिखती है। अब वो टाइप कर रही है, टाइप करने का मतलब कि वो कंप्यूटर में भी टाइप कर सकती है, मोबाइल में भी टाइप कर सकती है, लैपटॉप में भी टाइप कर सकती है। ठीक है, तो वो आधे घंटे में 540 वर्ड टाइप कर रही है। ठीक है, आपसे पूछा गया है कि हाउ मेनी वर्ड्स वुड शी टाइप इन 6 मिनट, यानी 6 मिनट में वो कितने वर्ड्स लिखेगी। ठीक है, आपसे पूछा गया है कि 540 वर्ड। देखो, आपको क्या बताया गया है कि 540 वर्ड वो आधे घंटे में लिख लेती है। आपसे पूछा गया है कि हाउ मेनी वर्ड शी टाइप इन 6 मिनट, यानी ये 6 मिनट में कितने लिखेगी, कितने वर्ड टाइप करेगी। तो लेट द वर्ड्स शी टाइप इन 6 मिनट्स बी एक्स। ठीक है, हमने उसको x मान लिया। किसको x मान लिया कि 6 मिनट में हम कितने वर्ड टाइप करेंगे, उसको हमने x मान लिया। लेट दी वर्ड शी टाइप इन 6 मिनट बी x, हमें पता नहीं तो हमने x मान लिया। ठीक है, अब देखो, हमें ये पता है कि 540 वर्ड वो लिखती है आधे घंटे में। अब जैसे ही वो टाइम आपने कम किया तो वो वर्ड ज्यादा होंगे या कम होंगे,
यानी देखो आधे घंटे में 30 मिनट्स में वो 540 वर्ड्स लिख लेती है वो बंदी, ठीक है। अब वो आपसे पूछा गया है कि 6 मिनट में कितने लिखेगी, तो हमने क्या किया, टाइम को डिक्रीज किया, 30 मिनट से 60 मिनट किया। तो आप मुझे बताओ कि वर्ड इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, 540 से ज्यादा होंगे या 540 से कम होंगे? तो सिंपल सी बात है 540 से कम ही होंगे, ठीक है, क्योंकि टाइम कम लग रहा है तो कम टाइम में कम ही वर्ड लिख पाओगे ना आप, ज्यादा वर्ड तो लिख नहीं पाओगे। 540 से आधे घंटे में जब इतना लिख पा रहे हो तो 6 मिनट में कितने लिख पाओगे, इससे कम ही लिख पाओगे। तो ये कौन सा प्रोपोर्शन हुआ, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। क्वेश्चन देखते ही समझ जाओगे ये कौन सा प्रोपोर्शन है, ये कौन सा प्रोपोर्शन है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। और डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, याद ही है आपको। अब देखो हम क्या लिखेंगे, रीमा टाइप्स 540 वर्ड, तो नंबर ऑफ वर्ड्स शी टाइप, ठीक है, यानी कितने नंबर ऑफ वर्ड वो टाइप कर रही है, 540। कितने देर में, टाइम टेकन, कितने समय लग रहे हैं उसको ये वर्ड लिखने में, 6 मिनट्स, ठीक है, मैंने यहां 6 लिख दिया। अब देखो आपसे बोला गया है, सॉरी यहां मैंने गड़बड़ कर दी, यहां 6 नहीं आएगा, यहां 30 आएगा, ठीक है। 30 मिनट में वो 540 वर्ड लिख ले रही है। आपसे पूछा गया है कि वो 6 मिनट में कितने लिखेगी, ये आपको नहीं पता, तो हमने अभी इसकी वैल्यू फाइंड की। क्या फाइंड की कि हमने उसको 6 मिनट में वो कितना टाइप करेगी, उसको हमने क्या माना, x माना, तो हम यहाँ चुपचाप x लिख देंगे, ठीक है। और हमें पता है कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम क्या करेंगे, 540 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बीच में इज इक्वल टू की साइन, और x को 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आपको आता ही होगा, क्योंकि मैं कब से यही समझा रहा हूं कि क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। ये नीचे वाला है वो ऊपर वाले के साथ, और ये नीचे वाला है ये ऊपर के साथ, बीच में इज इक्वल टू की साइन, ठीक है। यानी 540 इंटू 6 इज इक्वल टू x इंटू 30, ठीक है। अब देखो आपको चाहिए x की वैल्यू, और ये मल्टीप्लाई में क्या है 30, तो मल्टीप्लाई में 30 है, वो इज इक्वल टू के अपोजिट साइड आएगा, तो क्या हो जाएगा, वो डिवाइड का 30 बन जाएगा। पहले था मल्टीप्लाई का, अब वो इज इक्वल टू साइन के अपोजिट में आएगा, तो वो डिवाइड का बनेगा। पहले अगर होगा डिवाइड में तो इज इक्वल टू साइन के अपोजिट साइड में आएगा, तो क्या होगा, मल्टीप्लाई में। समझ में आ रहा है ना, उसकी साइन चेंज हो जाती है। तो ये है मल्टीप्लाई में, और जब इज इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, इस साइड में आएगा, तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो हम क्या करेंगे, 540 इंटू 6 डिवाइड बाई 30 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, हमें x मिलेगा, ठीक है। अब देखो ये 30 का 1 0 से 1 0 ये कैंसिल हो गया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ठीक है। क्या बचा ऊपर, 54 इंटू 2, नीचे क्या बचा 1, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 54 इंटू 2, जिसका क्या मतलब होता है, जिसका मतलब होता है 108, यानी 108 वर्ड्स वो टाइप कर लेगी। रीमा 108 वर्ड्स टाइप कर लेगी 6 मिनट में। समझ में आया, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो हम इधर स्टेटमेंट एक लिख देंगे, देयरफॉर द वर्ड्स she will type in 6 minutes is 108, ठीक है। यानी वो 6 मिनट में कितने वर्ड्स लिख लेगी, 108 वर्ड्स लिख लेगी। आपको ऐसे स्टेटमेंट लिखना है कि सामने वाला एग्जामिनर भी समझ जाए कि आप क्या लिखना चाहते हो, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपको करना है। सबसे पहले हमने किया क्या, हमने मान लिया कि 6 मिनट में वो x वर्ड्स लिखेगी, वो x वर्ड्स टाइप करेगी, और हमें पता है कि नंबर ऑफ वर्ड कितने उसने लिखे हैं, 540 लिखे। कितने मिनट में, 30 मिनट्स में। यहां आप लिख लेना मिनट्स, ठीक है, टाइम टेकन इन मिनट्स, ठीक है, ब्रैकेट में ऐसे लिख देना मिनट्स, ओके। तो ये मिनट्स में है टाइम, और नंबर ऑफ वर्ड्स शी टाइप 540, 540 उसने
टाइप किए हैं और टाइम टेकन इन मिनट्स, मिनट्स में कितने समय लगे 30 मिनट लगे हैं 540 वर्ड लिखने में। 540 वर्ड लिखने में कितना टाइम लगा है 30 वर्ड्स। तो आपसे पूछा गया कि 6 मिनट में बताओ कितने लिखेंगे, ठीक है, वो कितने लिखेगी। तो हमने सेम वही किया है, क्रॉस मल्टीप्लाई 540 को 6 से और 30 को x से। 540 को 6 से, मतलब सॉरी 6 को 540 से, 30 को x से, 6 को 540 से, 30 को x से, 6 को 540 से, 30 को x से, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, बीच में इक्वल टू की साइन लगा दी और इक्वेशन आ गया। उस इक्वेशन को सॉल्व किया, लास्ट में आएगी x की वैल्यू 108। तो यानी समझ जाओ कि वो 6 मिनट में कितने टाइप करेगी वर्ड, 6 मिनट में कितने वर्ड टाइप करेगी 108। समझ में आया। तो ये था हमारा क्वेश्चन और ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा सिंपल था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या कहता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या कहता है कि इन 10 डेज द अर्थ पिक्स अप 2.6 into 10 raised to the power 8 pounds of dust from the atmosphere. Okay, how much dust will it pick up in 45 days? तो ये क्वेश्चन हमसे क्या पूछता है कि 10 दिनों में 10 डेज, इन 10 डेज 10 दिनों में जो हमारा अर्थ है, हमारी जो पृथ्वी है, वो पिक अप करती है यानी लेती है 2.6 into 10 raised to the power 8 pounds of dust फ्रॉम द एटमोसफियर, यानी एटमोसफियर से, सराउंडिंग से 2.6 into 10 raised to the 8 pounds ऑफ डस्ट वो लेती है। कौन? अर्थ। ठीक है, अब ये पाउंड का मतलब क्या होगा, कुछ लोग को समझना है पाउंड का मतलब क्या होता है। तो पाउंड एक यूनिट है। पाउंड क्या है? यूनिट है। पाउंड का मतलब यूनिट नहीं होता, पाउंड एक यूनिट है। ठीक है, पाउंड यहाँ पे लिख देता हूँ, पाउंड इज अ यूनिट। ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे यूनिट का एग्जाम्पल देते हैं, जैसे मीटर, किलोमीटर, केजी, ठीक है, फिर लीटर, ये सारे हमारे क्या है? यूनिट है। वैसे ही पाउंड भी क्या है? एक यूनिट है। पाउंड क्या है? पाउंड क्या है? एक यूनिट है। ठीक है, पाउंड क्या है? एक यूनिट है। ठीक है, जैसे हमारे मीटर, किलोमीटर, केजी, लीटर होते हैं ना, वैसे हमारे पाउंड क्या है? एक यूनिट है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि 10 डेज में अर्थ पिकअप करती है 2.6 into 10 raised to the power 8 पाउंड्स ऑफ डस्ट फ्रॉम द एटमोसफियर, और पूछा गया है कि 45 डेज में वो कितना पिकअप करेगी। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो हमें क्या करना है? लेट करना है कि 45 डेज में वो कितना पिकअप करेगी, ये हमसे पूछा है। तो हम क्या करेंगे? उसको लेट कर लेंगे कि लेट द डस्ट इट विल पिक अप इन 45 डेज बी एक्स। उसको हम लोग क्या मानेंगे? एक्स मानेंगे। ठीक है, ये अलग पार्ट है। ठीक है, उसको हम लोग क्या मानेंगे? एक्स मान लेंगे, यानी 45 डेज में वो कितना पिकअप करेगी? एक्स पिकअप करेगी। ठीक है, अब देखो आपको देखने से ही पता चल रहा है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन का है, क्योंकि 10 दिनों में वो इतना पिकअप करती है, तो 45 डेज में यानी 45 दिनों में कितना पिकअप करेगी। तो जैसे जैसे हम नंबर ऑफ डेज बढ़ाएंगे तो ये नंबर भी बढ़ेगा। जैसे जैसे मैं यूनिट बढ़ाऊंगा, सॉरी, जैसे जैसे मैं डेज बढ़ाऊंगा वैसे वैसे क्या होगा? मेरा ये नंबर भी बढ़ेगा। ये 2.6 into 10 raised to the power 8 नहीं होगा, इससे ज़्यादा होगा। ठीक है, जैसे ही मैंने 10 डेज से 45 डेज किया वैसे ये ज़्यादा होगा। अगर मैं 10 डेज का इतना दिया हुआ है और मैं 2 डेज का फाइंड करने को आपको बोलूँ तो 2.6 into 10 raised to the power 8 से क्या होगा? कम ही होगा। लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है कि 10 डेज में इतना पिकअप करती है, तो 45 डेज में बताओ कितना पिकअप करेगी। तो ये कौन सा प्रोपोर्शन है? डायरेक्टली प्रोपोर्शन। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन में हम करते क्या है? सबसे पहले हम लिखेंगे डस्ट इट विल पिकअप इन पाउंड्स। ठीक है, यानी पाउंड्स में वो कितने डस्ट पिकअप करती है? 2.6 into 10 raised to the power 8। ठीक है, और उसको टाइम कितना लगता है? इतना डस्ट पिकअप करने में उसको टाइम कितना लगता है? 10 डेज का लगता है।
टाइम टेकन इन डेज, आपको ब्रैकेट में क्या लिखना है, डेज लिखना है, तो यहाँ हम लिख देंगे 10 डेज। समझ में आया। अब आपसे पूछा गया है कि वो 45 डेज में कितना पिकअप करेगा, 45 डेज में कितना पिकअप करेगा, ये आपको नहीं पता है, क्वेश्चन मार्क आपको नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू हमने लेट कर ली है, क्या लेट की है, x, तो यहाँ x लिख देंगे। अब ये आपको पता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शन में है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन में क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी ये 45 को 2.6 इंटू 10⁸ से मल्टीप्लाई करेंगे, इस 10 को इस x से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो वही हम करने वाले हैं, चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। देखो 2.6 इंटू 10⁸, ठीक है, उसको हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 45 से देंगे, ठीक है, इज इक्वल टू वहाँ x के साथ किसको मल्टीप्लाई करेंगे, 10 को, तो 10x हो जाएगा। आपको चाहिए x की वैल्यू, और 10 क्या है, x से मल्टीप्लाई है, और ये 10 को हम लोग जब दूसरी साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू आएगी 2.6 इंटू 10⁸ इंटू 45 डिवाइडेड बाई 10, ठीक है। आप इन तीनों में से किसी को भी 10 से डिवाइड कर सकते हो और मल्टीप्लाई करके सिंपल से आप आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ 45 को 10 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। आप किसी को भी डिवाइड कर सकते हैं, मैं यहाँ पे 45 को 10 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2.6 इंटू 10⁸ इंटू 4.5, ठीक है, 4.5, ठीक है। और जब आप 2.6 को 4.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 11.70 आएगा, और 11.70 को आप 11.7 भी लिख सकते हो, ठीक है। देखो जैसे ऐसे लिखा हुआ है 3.0, तो आप 3.0 कभी कभी दिया होता है ना 3.0 सेंटीमीटर, तो आप उसे क्या लिखते हो, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 3.0 को आप 3 लिख सकते हो। अगर 4.00 दिया है तो भी आप उसे 4 लिख सकते हो। अगर 5.0000 दिया है तो आप उसे क्या लिख सकते हो, 5 लिख सकते हो। वैसे ही अगर 11.70 मल्टीप्लाई करने के बाद आता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद 11.70 आता है, तो 11.70 को हम लोग 11.7 भी लिख सकते हैं। बोलो यस और नो, यस सर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देंगे, x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू 11.7 इंटू 10⁸ पाउंड्स, यानी वो कितना पिकअप करेगी, 11.7 इंटू 10⁸ पाउंड्स, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ठीक है। देखने में थोड़ा हार्ड लग रहा था क्योंकि यहाँ पर पाउंड्स दिया हुआ है इसलिए, लेकिन ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 6 हमसे क्या कहता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे क्या कहता है कि 1/4 kg ऑफ अ स्वीट कोस्ट 32 रुपीज़, यानी 1/4 kg हम स्वीट ले रहे हैं और उसका प्राइस है 32 रुपीज़, ठीक है। उसका कोस्ट क्या है, 32 रुपीज़। हमसे पूछा गया कि फाइंड द कोस्ट ऑफ 1/2 kg ऑफ अ सेम स्वीट, यानी वही सेम स्वीट अगर मैं लेने जाऊं और मैं 1/2 kg लूं तो मुझे उसका कितना कोस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। अब देखो 1/2 है, तो 1/2 को हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है तो इसको इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे। अब इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे, 1/2 को सबसे पहले इस 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 2 2 जा 4, 4 में +1 करेंगे कितना होता है, ये तो यार आपने बचपन में सीखा ही होगा कि 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होता है 4, 4 में 1 प्लस करेंगे कितना होता है 5, ऊपर आ गया 5, न्यूमरेटर 5, नीचे क्या होगा, जो हमारा डिनोमिनेटर है वही सेम डिनोमिनेटर हमें लिख देना है। तो इसको जब आप सॉल्व करने जाओगे तो क्या आएगा, 1/2 kg इज इक्वल टू 5/2 kg, ठीक है। हमने इसको क्या किया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर दिया। अब हमें देखो प्राइस दे रखा है 1/4 kg का इतना है, हमें फाइंड करना है कि 5/2 kg का क्या होगा प्राइस। अब देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो लेट कर लेंगे, लेट दी प्राइस ऑफ 1/2 kg ऑफ स्वीट बी x, ठीक है। हमने क्या किया, उसको x मान लिया, हमने उसको x मान लिया
कि 1/2 kg ऑफ स्वीट का प्राइस कितना होगा, x होगा, x रुपीज होगा। ठीक है, अब देखो, अब क्वेश्चन समझो। जब आपको 1/4 kg आप स्वीट लेने जा रहे हो तो 32 रुपये आपको देना पड़ रहा है। अब जब आप 5/2 kg ऑफ स्वीट लेने जाओगे तो आपको कितने रुपए देने पड़ेंगे। तो देखो यार, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको देखते ही पता चल जाएगा ये जो पीछे वाला क्वेश्चन है वो कौन से प्रोपोर्शन का है। ठीक है, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का है। कैसे, अब देखो, जितना ज़्यादा आप स्वीट खरीदोगे, ठीक है, जितनी ज़्यादा आप मिठाई खरीदोगे उतने ज़्यादा पैसे निकालने पड़ेंगे। ठीक है, आपको पैसे देने पड़ेंगे। जितना कम आप मिठाई लोगे उतने कम पैसे आपको देने पड़ेंगे। तो ये कौन सा प्रोपोर्शन हुआ, डायरेक्टली प्रोपोर्शन। ठीक है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शन में मैंने आपको बताया था क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। सेम वही करेंगे, स्वीट इन केजी। क्या लिखेंगे यहाँ पर, स्वीट इन केजी, और उसकी प्राइस देखो, हम ले रहे हैं स्वीट 1/4 kg, उसकी प्राइस कितनी है, उसकी प्राइस है 32। ठीक है, प्राइस को हम लोग रुपीस में लिख रहे हैं। ठीक है, 1/4 kg स्वीट ले रहे हैं, उसका प्राइस कितना है, 32 रुपीज। तो हमसे पूछा गया है कि अगर 1/2 kg लेंगे, यानी 5/2 kg लेंगे तो प्राइस कितनी होगी। हमने क्या किया, उसको x मान लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मैंने आपको बार बार बताया कि ये नीचे वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, ये नीचे वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, समझ में आया। तो हम क्या करेंगे, 1/4 को सबसे पहले x से मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में इज इक्वल टू की साइन, फिर 5/2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 32 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब जब आप x को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो x ही आएगा। ठीक है, नीचे क्या है, 4 है तो 4 लिख देंगे, बीच में इज इक्वल टू की साइन, तो इज इक्वल टू 5/2 को 32 से मल्टीप्लाई करना है। तो 2 1 जा 2 और 2 16 जा 32 होता है, 32। ठीक है, अब नीचे क्या बचा, 1, ऊपर क्या बचा, 16 × 5, 16 × 5 यानी 80। ठीक है, अब आपको चाहिए x की वैल्यू चाहिए। तो ये डिनोमिनेटर में क्या है, कांस्टेंट टर्म को हम उधर पटकेंगे इज इक्वल टू के राइट हैंड साइड में। तो ये जब राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ डिवाइड था उधर जाके मल्टीप्लाई। तो x की वैल्यू 80 × 4, 80 × 4 यानी कितना, 320 रुपीज़। यानी आपको 320 रुपीज़ देने पड़ेंगे अगर आप 5/2 kg ऑफ स्वीट खरीद रहे हो तो। समझ में आया, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन था और बहुत ही ज़्यादा सिंपल था। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्लास होता है एंड। ठीक है, हमने जितने क्वेश्चन ओलंपियाड के बेसिस पे आने चाहिए थे वो सब हमने कवर कर लिए। कुछ इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आ सकते हैं, इस टाइप के, सेम यही नहीं आएंगे। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। और जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि मैं आपके लिए एनसीईआरटी के सॉल्यूशन के वीडियो भी अपलोड कर दूंगा। तो वो सारे जो है वो मैं अपलोड करूंगा, लेकिन सेपरेटली करूंगा। ठीक है, एक ही वीडियो में नहीं करूंगा। यहाँ से हमारा पूरा डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन का चैप्टर हो गया है ख़त्म, लेकिन एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन बाकी है। तो एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन को मैं सेपरेटली अपलोड करूंगा। ठीक है, यानी जैसे एक्सरसाइज 13.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, एक्सरसाइज 13.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, तो फर्स्ट क्वेश्चन एक वीडियो में होगी। ठीक है, यानी एक वीडियो जो होगा वो फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, दूसरा वीडियो सेकंड क्वेश्चन के ऊपर, तीसरा वीडियो तीसरे क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, तो ऐसे कर करके हम लोग 13.1, 13.2 ऐसे सारे क्वेश्चन हम लोग निपटा देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तो बताइए कैसा लगा आपको ये वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलें और साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आपने हमें इतना कीमती वक्त दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।